हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर अवस्था में हो और अच्छे हो। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा लेक्चर है हिस्ट्री का, वो टॉपिक जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से एक क्वेश्चन गांधी पर आएगा। और अगर हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन महात्मा गांधी पर आएंगे। और अगर हिस्ट्री से 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 3 तो पक्का और 4-5 क्वेश्चन भी महात्मा गांधी पर आएंगे। क्योंकि क्योंकि इन्होंने जो टाइम पीरियड बिताया बाहर अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका कंट्री में और इंडिया में, और जो काम किए वो इन्होंने इस लेवल पर किए। एक नए युग की इन्होंने शुरुआत की जो कि अंग्रेज थे वो पूरा वर्ल्ड पर राज करते थे और उनको पता है डंडे के जरिए नहीं हराया जा सकता था, उनको वॉयलेंस के जरिए नहीं हराया जा सकता था। पहले उनको ये साबित करना था कि वो गलत इंसान है और पब्लिक में एक मैसेज देना था कि आप उनको गलत साबित कर दो, फिर आप उनसे जंग लड़ सकते हो। और यही काम किया महात्मा गांधी ने। अंग्रेज जो पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहे थे डंडे के जोर पर, हथियारों के जोर पर, हिंसा के जोर पर, उनसे हिंसा के बल पर लड़ना थोड़ा मुश्किल समझा। और ये काम गांधी ने तब किया जब उन्हें पता चल गया कि पहले ही इनको गलत साबित करो कि इनका जो राज है वो मतलब एक तरह से क्रूर राज है, जुल्म राज है, वो लोगों के का शोषण करता है। और फिर इन जब भारतीय मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे फिर इनके खिलाफ जैसे मर्जी लड़ो, आप अहिंसा से लड़ो या हिंसा से लड़ो, पर पहले इनको ये साबित करो कि ये सिर्फ और सिर्फ शोषणकारी लोग हैं जो कि अंग्रेज हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉन वायलेंस, अहिंसा और सत्याग्रह का तरीका खोजा, यानी कि लीगली एक कानूनी रूप से उनको गलत साबित किया, और वो भी बहुत ही अहिंसात्मक तरीके से। तो ये पर्सनैलिटी थे जो मेन विचार थे गांधी। मैंने उनके बारे आपको थोड़ा बताने की कोशिश की और इसी करके वो सफल हुए, क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया कि अंग्रेज गलत हैं और ये सब अब इंडिया में नहीं चलेगा। तो और दूसरी बात यह है, गांधी जो भी आंदोलन करते थे उसमें कुछ ना कुछ छूटे ले लेते थे जिससे कि लोगों को ये लगता था कि हमें कुछ हासिल हुआ है और उन्हें प्रेरणा मिलती थी अगले आंदोलन को करने की। और तीसरी बात यह है कि जो भी वो मांगे रखते थे इस तरीके से रखते थे कि लोगों का कम से कम लॉस हो और खासकर जिंदगी का लॉस ना हो और धन संपदा का भी लॉस कम से कम हो। और कोई भी आंदोलन होता था उससे गांधी जी से पहले उससे क्या था कि कांग्रेस जो आम जनमानस से नहीं जुड़ी थी, गांधी जी एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिसने कांग्रेस को गांव देहात हर जगह, हर क्षेत्र, हर धर्म और हर समुदाय से जोड़ दिया। ये उनका बड़ा ही ग्रेट वर्क था। तो इस करके उन्होंने ऐसे मतलब इस तरह के काम किए और इस तरह के तरीके अपनाए जो उस समय पे अंग्रेज़ों के खिलाफ उचित थे, और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। और उन्होंने ये कहा कि अगर मैं किसी मतलब दल के लिए या किसी पार्टी के लिए या कि कांग्रेस के लिए काम करूंगा तो मैं उसको अपनी नीतियों से मतलब एक तरह से इम्प्रेस करूंगा, यानी कि प्रभावित करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं जो मेरी नीतियां होगी उसको पूरी तरह फॉलो किया जाएगा। वो चाहते थे कि अगर वो लीड कर रहे हैं तो उनकी नीतियों को भी लीडरशिप दी जाए, यानी बीच में उनको कोई भी अड़ंगा ना डाले। और इसी करके वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे और कांग्रेस को अंग्रेजों के बिल्कुल बराबर में ला के खड़ा कर दिया, जब आप देखोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उस समय पे। ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने उनके बारे में मोटा मोटा बता दिया ताकि आप जो भी आगे पढ़ो गांधी के बारे तो आपको ये समझ आ जाए कि हाँ ये इनकी पॉलिसी थी। ठीक है, अब आपको समझने में बहुत ईजी हो जाएगा पूरा का पूरा जो आगे का राष्ट्रीय आंदोलन है। अब चलते हैं जो हमारा आज का लेक्चर है गांधी का अभ्युदय। तो गांधी जो थे उनका अभ्युदय यानी कि जो वो आए थे पावर में और कैसे आगे आगे गांधी ने क्या क्या किया और लोगों ने क्यों उनको फॉलो किया और वो कहाँ तक लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल रहे, इस युग को एक गांधी युग कहा जाता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। तो हमारा क्या टॉपिक है, गांधी का अभ्युदय, यानी स्टार्टिंग में क्या क्या कैसे कैसे रहा। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ। ये 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे वर्ल्ड में अहिंसा दिवस कब है। तो 2 अक्टूबर को है, जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और इसी दिन पे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। वो भी ग्रेट पर्सनैलिटी थे, उनको भी सल्यूट है। और इनका जो जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था, काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था, ये जगह भी याद रखना। इंग्लैंड से इन्होंने बैरिस्ट्री यानी इन्होंने जो अपनी वकालत थी वो इंग्लैंड से करके लौटे थे। और 1893 में क्या हुआ था, ये गुजरात के एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला सेठ, सॉरी,
ये दादा अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। ये याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेंगे कि दक्षिण अफ्रीका गांधी जी किसका मुकदमा लड़ने गए थे, तो व्यापारी अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा लड़ने गए थे। और ये सन भी पूछ लेते हैं, तो ये 1893 में गए थे। और जो इनका 1893 से 1906 का जो चरण था, वो एक लिबरल था, यानी उदारवादी चरण था। ये कह सकते हो कि आप इन्होंने क्या किया, अपनी मांगे मनवाने के लिए पत्र लिखे, पत्रिकाएं जारी की, याचिका की और प्रार्थना यानी प्रे किया। कि अंग्रेजों में बिलीव करते थे, शुरू में ये मानते थे कि अगर पत्र लिखकर ये या प्रार्थना कर कर अपनी बात समझाई जाए तो अंग्रेज उस चीज़ को समझ के उसको लीगली मान जाएंगे। इन्होंने महारानी को भी पत्र लिखे, किंग को भी पत्र लिखे, और उस समय के जो वॉइसराय थे सबको पत्र लिखे, लेकिन ये इसमें सफल नहीं हुए। और इन्होंने जाके वहाँ पर जो मतलब कि एक तरह से जो इन्होंने स्थापना की थी, या इन्होंने समाचार पत्र चलाए थे, उन पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। याद रखना, नटाल भारतीय कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की, और ये न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन ओपिनियन इन्होंने समाचार पत्र शुरू किया था, और वो भी साउथ अफ्रीका में। ये भी पूछ लेंगे, इंडियन ओपिनियन किसने जारी किया, तो महात्मा गांधी ने। और कहाँ पर किया, तो साउथ अफ्रीका में किया था, ठीक है। और जो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो भारत से साउथ अफ्रीका गए हुए थे वो ज़्यादातर मैमन मुसलमान गए हुए थे। मैमन एक उनकी जाति है, एक कास्ट है मुसलमानों में। तो वो, और जो कुछ हिंदू थे वो भी वहाँ पर मजदूरों के रूप में गए थे, जो भारतीय मजदूर जाते थे अंग्रेज़ों के काम करने के लिए। तो आपने ये ध्यान में रखना है, नटाल भारतीय कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की थी, कहाँ पर, तो साउथ अफ्रीका में की थी। और इंडियन ओपिनियन वहाँ पर इन्होंने न्यूज़पेपर चलाया था। अब चलते हैं आगे। जब इन्होंने देखा कि इनकी मांग और याचनाओं का कोई असर नहीं पड़ रहा अंग्रेजों पे, तो इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। और जो सत्याग्रह का काल है, ये 1906 से 1914 तक माना जाता है। स्वीन्यावज्ञा की इन्होंने नीति अपनाई, जिसमें कि इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। यानी अगर आप सच्चे हो तो वहां पर खड़े रहो, जो आपकी मांगे हैं। उस समय पे क्या था, मैं आपको बताता हूँ, इस पे बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये था, कोई भी भारतीय होता था तो उसको अपना प्रमाण पत्र साथ में रखना पड़ता था। ये कह सकते हो, इस सर्टिफिकेट के बिना कोई भारतीय मिल जाता था, उसकी पिटाई की जाती थी, बेइज्जती की जाती थी, और उसको अफ्रीका से बाहर निकाल दिया जाता था। और उस पर एक अंगूठा भी होता था, जैसे अंगूठे फिंगरप्रिंट लगते हैं। और वो अंगूठे के निशान वाला पत्र अगर उनके पास नहीं होता था तो उसको इलीगल करार देके जहाज में भर के वापिस इंडिया भेज दिया जाता था। एक तरह से दुराचार था ये, मान लो। और इन्होंने क्या किया कि वहां पर ये देखा कि इससे भारतीय बहुत परेशान है, तो अहिंसात्मक रूप से सत्याग्रह किया। और ये कहा कि जैसे कोई भी अंग्रेज कोई प्रमाण पत्र नहीं रखता है और यहाँ का नागरिक है, तो इसी तरह भारतीय भी यहाँ के नागरिक हैं। और उन्होंने जो भी वो जो प्रमाण पत्र थे उन सबको सामूहिक रूप से एक जगह जला दिया, और ये कहा कि हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये काफ़ी हद तक सफल हुए, और बाद में देखा कि हाँ ये सफल हो रहे हैं, तो अंग्रेजों ने ये प्रमाण पत्र बंद कर दिया। और ये अंगूठे वाला निशान पत्र भी, यानी कोई भी भारतीय वहाँ पर बिना किसी प्रमाण पत्र के रह सकता था। इसके बाद क्या हुआ कि इससे अंग्रेज नाराज हो गए इस हरकत से, और उन्होंने प्रवासी भारतीयों पर ही रोक लगा दी कि ये भारतीय जो है वहाँ पर जाकर अब अकड़ने लगे हैं, और उन्होंने प्रवासी भारतीयों पर रोक लगा दी। इससे गांधी जी बड़े नाराज हुए, क्योंकि बहुत से लोगों का रोजगार जा रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि वो नटाल थे पहले, नटाल से ट्रांसवाल चले गए, और ट्रांसवाल में जाकर इसका विरोध किया कि भारतीयों को भी यहाँ पर आने दिया जाए। और सॉरी, ये 1908 है, 1908। ये बहुत इंपॉर्टेंट सन है, आपने याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सन है। गांधी जी पहली बार विरोध करते हुए जेल में गए थे 1908 में, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं, गांधी जी पहली बार जेल में कब गए, तो वो 1908 में गए थे। क्यों गए थे, क्योंकि प्रवासी भारतीयों पर वो चाहते थे रोक ना लगे, और वो उनका जो दक्षिण अफ्रीका में एंट्री है वो पूरी तरह से खोल दी जाए। तो इससे क्या हुआ कि उनकी मांगे मान ली गई, और जो प्रवासी भारतीय साउथ अफ्रीका जाना चाहते थे मजदूरी के लिए, तो उन सब के लिए दरवाजे खोल दिए गए। फिर क्या हुआ कि सरकार और ज़्यादा घबरा गई, और उन्होंने एक बहुत ही गंदा स्टेप उठाया। 1911 में उन्होंने क्या किया कि जो नॉन क्रिश्चियन थे, वो उस तरीके से कोई भी शादी अगर हो रखी थी तो सभी विवाहों को उन्होंने इलीगल करार दे दिया, और ये कह दिया कि ये कानूनी रूप में ना दर्ज किए जाएंगे, और इनको बाहर भेजो साउथ अफ्रीका से। सॉरी,
मैं आपको बता दूं, जिस तरह से भारत अफ्रीका सॉरी अंग्रेजों का उपनिवेश था, इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका भी अंग्रेजों की कॉलोनी थी। वो वहाँ पर राज करते थे, ब्रिटिशर थे जो ब्रिटेन वासी थे या फिर इंग्लैंड के जो लोग थे, वो वहाँ पर राज करते थे। ब्रिटिशर वहाँ के राजे थे। तो उन्होंने क्या किया कि भारतीय पद्धति से जो भी विवाह था उस सबको गैर कानूनी घोषित कर दिया, अप्रमाणित कर दिया। इससे गांधी जी और भारतीयों में इतनी हड़बड़ाहट मच गई, उनको इतना गुस्सा आया कि जो सबसे पुरजोर आंदोलन हुआ यही हुआ था, भारतीय पद्धति से विवाह अप्रमाणित घोषित किया था। इन्होंने इतना ज़्यादा विरोध किया और इनके ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म हुआ। अगर आप उस समय की फोटोज भी देखेंगे, उनमें भी दिखाया गया कि इनको सबसे अकेले लेकर आया गया बीच ग्राउंड में, चारों तरफ भारतीय और बीच में ये, और इनके सीधे सिर में डंडे मारे गए। इनके डंडा लगता, इन्होंने गुस्सा नहीं किया और सभी लोगों को कहा था कि आप भी गुस्सा नहीं करोगे, जो मेरे साथ होता होने दो। बीच ग्राउंड में लाकर अंग्रेजों ने इनके सर पर डंडे मारे, फिर ये खड़े हुए, फिर सिर पर डंडे मारे, फिर इन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, फिर इनके सर पर डंडे मारे, और जब तक इनके सर पर डंडे मारते रहे, जब तक ये बेहोश होकर पड़ नहीं गए। और जो अंग्रेजों ने भी अच्छी तरह से भांप लिया कि ये सत्याग्रह के अहिंसा के पक्के हैं, और इनके सर पर डंडे मारते रहे, लेकिन ये पढ़ के फिर खड़े हो जाते, पढ़ के फिर खड़े हो जाते। तो ये काफ़ी हद तक विश्व में ये मैसेज देने में सफल रहे कि अंग्रेज क्रूर शासक हैं और वो अपनी शोषणकारी नीतियों को सही बनाने के लिए कितना भी जुल्म कर सकते हैं। वो इन्होंने इसी इसी विरोध में साबित कर दिया। ये इनका जो विरोध था ये बहुत ज़्यादा सफल हुआ, और इसके जुल्म को देखकर गोखले द्वारा, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, पूरे देश का दौरा किया गया उनके द्वारा गांधी के समर्थन में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि साउथ अफ्रीका में जब गांधी पे जुल्म हो रहे थे, उनके विरोध में और गांधी के समर्थन में किस नेता ने पूरे देश का दौरा किया, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत बड़ी घटना थी ये। और इससे इतने ज़्यादा दुखी हुए जो खुद अंग्रेज अधिकारी थे, और उस समय के भारत के वायसराय, पूरे भारत के वायसराय उस समय पे थे, लॉर्ड हार्डिंग। और उन्होंने भी इन जुल्मों को ये कहा कि ये किसी भी मानवीय इतिहास में सबसे क्रूर जुल्मों में से एक है। ये भी पूछ लेते हैं कि भारत पर हुए, भारतीय नेता गांधी पर, या फिर भारत के जो बैरिस्टर साउथ अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, दादा अब्दुल्ला सेठ का मुकदमा लड़ने के लिए, जब उन पर जुल्म हुए 1911 में, तो किस अंग्रेज वायसराय ने इसके ऊपर टिप्पणी की थी कि ये सबसे क्रूर जुल्म थे, तो याद रखना वो की थी लॉर्ड होर्डिंग ने, जो उस समय के भारतीय वायसराय थे। ये इतने गंदे जुल्म थे, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, ये थे उस समय महात्मा गांधी, जो आप फिल्मों में देखते हो या फोटो में, वो उस समय वो पर्सनैलिटी वो नहीं थी जो आप सोच रहे हो। उस समय की फ़ोटो ये है, ऐसे थे उस समय पे महात्मा गांधी, एकदम स्टूडेंट, एकदम वकील टाइप, और एकदम से प्रोफेशनल, और एकदम से यंग आप कह सकते हो। ये भी यहाँ पर भी क्या हुआ, वो जीत गए और वो कानून वापस ले लिया, और गैर ईसाई तरीके से या भारतीय पद्धति के तरीके से जो विवाह हुए थे उनको भी लीगल मान लिया गया, और हर विवाह को मतलब एक तरह से ये मान लिया गया, एक कानूनी रूप से एक सफल विवाह है। ये भारतीयों के लिए बहुत ही बड़ी जीत थी, आप कह सकते हो। महात्मा गांधी द्वारा अफ्रीका में टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की गई। ये बहुत बार आता है कि टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना कहाँ पर की गई, तो वो की गई थी साउथ अफ्रीका में। और ये भी पूछ लेते हैं कि किस फार्म की स्थापना की गई थी। 4 फार्म देंगे तो उनमें से टोल्स्टॉय फार्म आपका आंसर होना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके पास पैसे की तंगी पड़ गई थी, और इस फार्म के लिए जो वित्तीय मदद की थी, जर्मन के एक शिल्पकार थे कालिन बेग, उन्होंने इनकी हेल्प की थी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत बार आगे भी घुमा फिरा के पूछेंगे। किसने सहायता की थी टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना में, तो याद रखना जर्मन शिल्पकार कालिन बेग ने महात्मा गांधी की वित्तीय रूप से मदद की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फियोनिक्स फार्म की भी स्थापना की थी। गांधी जी ने जेल में 1909 में एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज। मैंने आपको बताया था 1908 में ये फर्स्ट टाइम जेल में गए, और 1909 तक जेल में रहे। तो इन्होंने 1909 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी ने जेल में कौन सी पुस्तक लिखी, तो वो लिखी थी हिंद स्वराज। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना गुरु जो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, राजनीतिक गुरु। क्योंकि
गोपाल कृष्ण गोखले ने इनके लिए काफ़ी काम भी किया था। 9 जनवरी 1915 को वो भारत आए और उन्हें आते ही केसर हिंद की उपाधि दे दी गई, ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने ये सोच रहे थे अंग्रेज कि हमारे पास सैनिकों की कमी है और गांधी भर्ती करवाएंगे, और गांधी ने भर्ती भी करवाए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सैनिक, और इस करके उनको केसर हिंद की उपाधि दे दी गई। और बहुत इंपॉर्टेंट करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और इसी करके 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका से एक प्रवासी के रूप में भारत आए थे। 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, अब गांधी जी पहले यहाँ पे आए, उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। दौरा करने के बाद उन्होंने भारत के हालात समझे, और हालात समझने के बाद उन्होंने ये देखा कि अब वो भारत के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन उनका साथ दे सकते हैं, और भारतीय मानसिक रूप से कितने मजबूत हो गए और उन्हें कौन से मुद्दे पकड़ने चाहिए। तो वो 1915 से 1917 तक देश का दौरा करते रहे और यहाँ की राजनीति को समझते रहे। 1917 में क्या हुआ कि चंपारण में राजकुमार शुक्ल जी थे। राजकुमार शुक्ल ने इनको बुलावा दिया और ये कहा कि वहां पर जबरन नील की खेती करवाई जा रही है, किसे, भारतीयों से, अंग्रेजों द्वारा, और इसे बंद करवाया जाए। तो 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह छेड़ा, और ये उनका पहला सत्याग्रह था। कहाँ पर? भारत में। आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी। चंपारण के किसान जो थे उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, और उनको ये पट्टे पर लिखवा लिया गया था कि 3/20 भाग पर नील की खेती करना उनके लिए जरूरी है। और अब नील की डिमांड कम हो गई थी, उनसे उनसे उनको रेट भी कम मिलते थे। और जो ये पद्धति थी 3/20 भाग पर, इसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं। डायरेक्ट पूछ लेते हैं, 3 कठिया पद्धति क्या थी? तो ये नील से जुड़ी हुई थी, बिहार में चंपारण एरिया से, और इसमें 3/20 भाग पर नील की खेती करनी जरूरी थी। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये देखिए, ये उन्होंने यहाँ पर उनका टोल्स्टॉय फार्म था। ये जर्मन शिल्पकार कोलन बेग है। मैंने फोटो डाला था ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ये महात्मा गांधी जी हैं। देखिए उस समय कैसी इनकी पर्सनैलिटी थी। और जो इनके साथ में इनके हेल्पर थे वो हैं ब्रिटिशर और इंडियन। गांधी जी ने इस पर जो ये 3 कठिया पद्धति थी, इसकी जांच कराई, यानी खुद की एक कमेटी बनाई और ये कहा कि जांच करो ये सही है या गलत है। और जब ये पाया कि ये अमानवीय, सॉरी यहाँ कभी कभी छोटी मोटी गलती हो जाती है, ठीक कर लेना, सॉरी। जब इसे अमानवीय पाया और इसको बंद करने के लिए सत्याग्रह किया। उस समय पे अंग्रेज ऐसा नहीं था कि हर बात मान लेते थे, वो कोई भी बात नहीं मानते थे, भारतीयों को एक तरह से गुलाम समझते थे। तो गांधी जी ने क्या किया कि सत्याग्रह, यानी सत्याग्रह को उन्होंने अपना लिया था, और ये पूरी तरह से सक्सेस रहा था दक्षिण अफ्रीका में। तो उन्होंने क्या किया था कि यहाँ आने के बाद भी सत्याग्रह को भी अपना मार्ग चुना कि अहिंसक तरीके से और कानूनी तरीके से अंग्रेजों को गलत साबित करो और उनसे लड़ाई जीतो, ये उनका तरीका था। इसमें क्या हुआ, सत्याग्रह करने पर वो जीत गए, और ये नील की खेती का जो कानून था 3 कठिया पद्धति, ये तो बंद ही हो गई, यानी जो कंपलसरी नील बोना था वो तो बंद ही हो गया। साथ में 25% जो मतलब फायदा हुआ था अंग्रेजों को, उसमें से 25% हिस्सा भी किसानों को दिलवाया गया उस समय के नील की खरीद फरोख्त के बाद। तो देख सकते हो पूरी तरह से सक्सेस हो गए। यहाँ पर गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद मिले, मजहर उल हक मिले, महादेव देसाई मिले, नरहरि पारिक मिले और जेबी कृपलानी मिले। ये पर्सनैलिटी पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यहाँ पर उनको कौन कौन सी पर्सनैलिटी मिली जो कि उनके साथी बने, कब तक? अंतिम समय तक। तो आपने याद रखना, इन पांचों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम और डाल देंगे जो यहाँ पर नहीं मिला और क्वेश्चन बना देंगे। तो गांधी जी को बिहार में राजेंद्र प्रसाद मिले एक साथी के रूप में, मजहर उल हक मिले, महादेव देसाई जी मिले और नरहरि पारिक जी मिले और जेबी कृपलानी जी मिले, और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। यह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था भारत में। अगर क्वेश्चन ये आए गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था और दक्षिण अफ्रीका भी ऑप्शन में हो, तो आपने दक्षिण अफ्रीका लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आए कि गांधी जी का भारत में कौन सा प्रथम सत्याग्रह था, तो वो चंपारण सत्याग्रह था। देखिए मैंने फोटो भी डाली है, गांधी जी हैं और ये लोग हैं जो इनके साथ में विरोध कर रहे थे 3 कठिया पद्धति का। और इन्होंने यहाँ पर जो अंग्रेजी अफसर थे उनको भी खरी खोटी सुनाई थी, और ये कहा था मानवता के नाते उनको भी भारतीयों का साथ देना चाहिए, ये एक अमानवीय पद्धति है। मैंने स्पेशल फोटो डाला ताकि आपको याद रहे।
फिर क्या हुआ कि इसको जीतने के बाद उनके पास अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने रिक्वेस्ट की कि वहाँ पर क्या हुआ है कि मिल मजदूर हैं जो उनको पूरा बोनस नहीं मिल रहा है। उस साल प्लेग आ गया था और जो वहाँ के मिल मालिक हैं उन्होंने कहा था पूरा बोनस मिलेगा, लेकिन उन्होंने बोनस देने से मना कर दिया था। उन्होंने गांधी जी को बुलाया और मार्च 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के मिल मजदूरों के बोनस को लेकर वहाँ पर चले गए कि उनका बोनस दिलवाएंगे। क्या झगड़ा था, मजदूर कह रहे थे कि 50% प्लेग बोनस दे दो हमें, और जो मिल मालिक था अंबालाल साराभाई उसका नाम था, वो कह रहा था कि मैं आपको 20% ही प्लेग का बोनस दूंगा। दोनों में झगड़ा था और उन्होंने गांधी जी को बुला लिया अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने। मिल मालिक जो था अंबालाल साराभाई, तो गांधी जी का दोस्त था ये। तो आपने याद रखना है, ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डायरेक्ट पूछ लेंगे कि मिल मालिक का नाम क्या था जो गांधी जी का दोस्त था अहमदाबाद में। तो उसका नाम था अंबालाल साराभाई। गांधी जी ने रास्ता निकलता देख, मतलब रास्ता न निकलता देख, गांधी जी ने क्या किया कि अंबालाल साराभाई से डिमांड रखी कि आप इनको अपना प्लेग बोनस दे दो। अंबालाल साराभाई ने मना कर दिया। तो कोई रास्ता नहीं निकला, तो उन्हें पता था अंबालाल साराभाई नहीं झुकेंगे, क्योंकि अपने दोस्तों का, परिवारजनों का सबको पता होता है। तो गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए, यानी कि आमरण अनशन कर दिया कि अगर मजदूरों को प्लेग का बोनस नहीं दिया गया तो वो भूखे मर जाएंगे। आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह गांधी जी का भारत में पहला आमरण अनशन था। वो आगे भी आमरण अनशन करेंगे। सॉरी। पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, लेकिन पहला आमरण अनशन जिस सत्याग्रह में इन्होंने किया, भूख हड़ताल की, तो वो था, आपने याद रखना है, अहमदाबाद मिल मजदूर। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है पर मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। उनके साथ जब आमरण अनशन हुआ तो अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन भी आ गई, आंदोलन में शिरकत कर रही थी। देखो, मतलब ये अनुसुईया बेन अंबालाल साराभाई की सगी बहन थी, लेकिन अंबालाल साराभाई की सगी बहन होते हुए भी अनुसुईया बेन ने हक और सच का साथ दिया, और उन्होंने क्या किया कि गांधी जी का साथ दिया कि मैं भी इस आंदोलन में मजदूरों के साथ हूँ। देखो कैसे कैसे लोग थे, लोगों की आत्माएं कितनी जिंदा थी उस टाइम पे, कितना कमाल का देश था हमारा। तो अंत में क्या हुआ कि जब सब उनके खिलाफ बैठ गए तो उनको झुकना पड़ा, और जो बोनस देना था उसकी राशि 35% कर दी, और यह मजदूरों और गांधी जी की जीत हुई। यानी कि जो बोनस 20% मिल रहा था, वो बोनस मजदूरों को 35% मिलेगा। ये भी काफ़ी हद तक इसमें गांधी जी की जीत हुई। और मैंने बताया था आपको पहले ही, किसी भी आंदोलन में ये काफ़ी हद तक वो मांगे मनवा लेते थे जो मजदूर की, गरीब की, किसान की होती थी। इसी करके लोग इनके साथ जुड़ते थे। आपके साथ कोई भी तभी जुड़ेगा जब आप काफ़ी हद तक उनकी मांगे मनवा लेते हो या सफल हो जाते हो। ये मैंने स्पेशल फोटो डाला है, ये देखो अहमदाबाद के मिल मजदूर का जो इनकी आमरण अनशन की थी उनका फोटो है ये आपने याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मैंने इसीलिए डाला ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, ये अहमदाबाद सत्याग्रह था जो उसकी पीक है। फिर क्या हुआ, इनका तीसरा जो सत्याग्रह हुआ ये खेड़ा में हुआ, और खेड़ा बहुत ही फेमस जगह थी, कहाँ पे की, गुजरात की, और आज भी ये बहुत ही फेमस जगह है। तो खेड़ा में सत्याग्रह हुआ। ये सत्याग्रह क्यों था, क्योंकि जो किसान थे ना, उनको क्या हुआ था कि वहाँ पे अकाल पड़ गया था, उनसे ज़बरदस्ती अंग्रेजी सरकार टैक्स वसूल रही थी। तो यह किसानों के समर्थन में गांधी जी का सत्याग्रह था। क्या हुआ कि खेड़ा में इनको गांधी जी को बुलाया गया कि हमारे पास टैक्स देने के पैसे नहीं है और आप हमारे लिए सत्याग्रह करो। खेड़ा के किसान टैक्स देने की स्थिति में नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि अकाल पड़ गया था, आपने याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखना, गुजरात सभा थी और इसके अध्यक्ष खुद गांधी जी थे। तो इसने बहुत बड़ा रोल निभाया था खेड़ा सत्याग्रह में। डायरेक्ट पूछ लेंगे खेड़ा सत्याग्रह में किस सभा ने बहुत बड़ा रोल निभाया, उसमें कांग्रेस का नाम भी होगा। तो आपने याद रखना, कांग्रेस ने इसमें बड़ा अहम योगदान नहीं निभाया था। जो पूरी तरह से लीड किया था खेड़ा सत्याग्रह, वो गुजरात सभा ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूछे उस समय पे इसका अध्यक्ष कौन था, तो वो खुद गांधी जी थे। तो फिर क्या होता है, ये वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक को गांव का दौरा कर असल स्थिति को जानने के लिए भेज देते हैं कि खेड़ा के आसपास के जितने गांव हैं ये देखो वहां पर लोगों को कितना नुकसान हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह में एक्चुअल सिचुएशन या असल स्थिति को जानने के लिए गांधी जी द्वारा किसको भेजा गया, तो वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है।
गांधी जी और जो इन्होंने इनके जो पूरी की पूरी टीम थी, गुजरात सभा थी, इन्होंने देखा कि टैक्स जबरन वसूली जा रहा है किया जा रहा है, और जो किसान है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो टैक्स दे सके। तो फिर क्या होता है कि ये सत्याग्रह कर देते हैं और ये कहते हैं कि मैं तब तक सत्याग्रह करूंगा जब तक टैक्स पूरी तरह माफ नहीं किया जाएगा। तो क्या होता है, सरकार माफ कर देती है पूरे के पूरे कर को, यानी पूरे के पूरे टैक्स को, और साथ में 25% मुआवजा भी मिलता है कि ये वो अकाल से जो पीड़ित लोग थे कि उनकी हेल्प हो सके। यानी सरकार ही किसानों को पैसे देती है, वो भी कितने, 25%। तो ये खेड़ा सत्याग्रह पूरी तरह से सफल हो जाता है, 1 साल के लिए टैक्स माफ कर दिया जाता है किसानों का। और मैं बता दूं, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है हर बड़े से लेकर छोटे एग्जाम में। जो ये तीनों सत्याग्रह है इनका क्रम भी आपने याद रखना है, ये भी पूछ लेंगे, तीनों को क्रम में लगाओ। मैंने एक इसके लिए ट्रिक बना दिया, चक, यानी गांधी जी ने फट्टे चक दिए। चक का मतलब है, CH से मतलब है सबसे पहले हुआ चंपारण, ए से मतलब है फिर हुआ अहमदाबाद, और के से मतलब है फिर हुआ खेड़ा, यानी तीनों ये क्रम में लगाने हो। तो चक की ट्रिक आपने याद में रखनी है, पहले चंपारण हुआ, फिर अहमदाबाद हुआ और खेड़ा हुआ। तो इसमें भी ये पूरी तरह से तीनों आंदोलनों में जीत गए। और ये देखो, मैंने खेड़ा का जो आंदोलन था उसकी भी पिक डाली है ताकि आपको याद रहे, खेड़ा सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आप देख रहे हो कि ये 3 सत्याग्रह आजमाए भारत में गांधी जी ने, और महसूस किया कि जो इंडिया के लोग हैं वो पूरी तरह से आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, और वो अंग्रेजों से भिड़ने की मानसिक स्थिति में है अगर सही तरीके से आंदोलन किया जाए। तो ये आगे के जो चैप्टर होंगे मैं आगे के लेक्चर में लेके आता रहूँगा। ये था हमारा आज का हिस्ट्री का लेक्चर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।